जय हिंद दोस्तों। वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें चल रहा है हमारा भारतीय इतिहास और ये प्राचीन भारत चल रहा है। इसमें छठा एक्सरसाइज है हमारा गुप्त काल, जो कि 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक रहा। 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न यह आपका, गुप्त वंश की स्थापना कौन किया था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत था? गुप्त किसके समकालीन था? मेनली कुषाणों के। कुषाणों के समकालीन था या सामंत था। देखो इस एक्सरसाइज में टोटल 93 प्रश्न है, तो वीडियो आपको थोड़ा लंबा होगा पर पूरा देखना, क्योंकि इससे काफ़ी अधिक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? ये थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाधिराज का उपाधि धारण किया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। यहाँ पे सूची दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। कौन सा अभिलेख किस शासक ने बनाया? पहला है प्रयाग, जिसे प्रयागराज या इलाहाबाद प्रशिष्ट अभिलेख, इसे समुद्रगुप्त ने बनाया। बिलसंड स्तंभ लेख कुमारगुप्त के द्वारा। भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त, और मंदसौर लेख ये बधु बर्मन के द्वारा बनाया गया था। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानी और गणितज्ञ था? ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का खोज किया था। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? यूँ कहे तो गुप्त शासकों का मेन जो उस टाइप का लैंग्वेज था वो क्या था? संस्कृत। संस्कृत। गुप्त शासकों का सरकारी भाषा क्या था? संस्कृत। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विषयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त को। इस प्रश्न को फिर से रिपीट कर लो, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। B.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ये राजा था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध थे? गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए। कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता कलाकृति गुप्त काल से संबंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, उन्हीं को कहा जाता था। मतलब कालिदास जो थे किसके राजकवि थे? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। नालंदा क्या हुआ? विश्व प्रसिद्ध हुआ। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से। भानुगुप्त। फाहियान किसके शासन काल में आया था? फाहियान किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इसी को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। फाहियान किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान था चीन का। फाहियान चीन का निवासी था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फाहियान आया था जो चीन का था। सेतुबंध के रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। वाकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? समुद्रगुप्त को किस लेख में सक्रोपम कहा गया? कोहोम स्तंभ लेख में। कोहोम स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया में। बोधगया में मंदिर बनाने के लिए
मेघवर्मन ने मीन्स श्रीलंका में भगवान बुद्ध की मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगा था। मीन्स ये मंदिर कहाँ बनना था? श्रीलंका में। मंदिर, अच्छा रुकिए, इस प्रश्न को फिर से रिपीट कर लेते हैं। मंदिर श्रीलंका में नहीं बनने वाला था, बोध गया में बनने वाला था। उसे बनाता कौन? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में, जैसे द्रविड़ शैली, नागर शैली, ये सब क्या है? मंदिर बनाने की कला है, शैली है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों के उन्मूलन करने के बाद उन्हें विक्रमादित्य का उपाधि प्राप्त हुआ। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि भी धारण किया, साथ ही खुशी से चांदी का एक विशेष प्रकार का सिक्का भी जारी किया। महरौली, जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार के आसपास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ये हुआ था चतुर्थ सदी में। चतुर्थ सदी में लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था, जिसमें जंग नहीं लगता है। कुतुब मीनार में आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? चतुर्थ सदी में। फाहियान और हेनसंग ने डैश के राज्यों को देखा? ये देखा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन को। चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन तक उन्होंने देखा। धनवंतरी थे। धनवंतरी किन्हें कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक था, उसे धनवंतरी कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक मीन्स राजा का शासन होता था। राजतंत्रात्मक। एक होता है गणतंत्रात्मक मीन्स जिसका अपना संविधान हो, लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक मीन्स प्रजा जिसको चुनता है। तो भारत अभी क्या है? प्रजातंत्र और गणतंत्र भी है, क्योंकि अपना हमारा संविधान है। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? फाहियान द्वारा रचित फोकुओकी में इनमें से किसका मीन्स विचरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है, जबकि बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिर, स्तूप व विहारों का। अच्छा, मेरे दिमाग में एक प्रश्न है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि दुनिया का सबसे पहला प्रजातंत्र जो है वो मीन्स भारत का है। भारत में एक बिहार स्टेट है, बिहार के किसी जगह का है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न को फिर से समझो, दुनिया का सबसे पहला प्रजातंत्र सिटी कौन सा है, शहर कौन सा है? 31वां प्रश्न पे आते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन है? गुप्त स्थापत्य कला का सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? अजंता में जानते हैं कई सारे गुफा हैं, तो 16, 17 और 19 गुफा जो है नंबर, वो गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। इस प्रश्न को ऐसे भी समझो, प्रश्न ऐसे भी आएगा कि दशावतार मंदिर किस टाइम में बनाया गया? तो गुप्त शासनकाल में बनाया गया और ये देवगढ़ में है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? उनका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से था। चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत जो 319 से प्रारंभ हुआ, इसका श्रेय किन्हें जाता है? इनका श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के राजकवि थे? ये थे समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के। ऑप्शन क्या होगा? ए। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र में वो अपने चरमोत्कर्ष पर था, इसीलिए उसे गुप्त काल का क्लासिकल युग कहा जाता है। ऑप्शन होगा यहाँ आपका बी। सारनाथ के धामेख स्तूप का निर्माण
किस काल में हुआ था? धामेख स्तूप का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। फिर से रिपीट कर लो इस प्रश्न को। धामेख स्तूप गुप्त काल में बनाया गया जो सारनाथ में है, और सोने की मुद्रा को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा। कालिदास। ऑप्शन क्या होगा? डी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त काल। गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। गुप्त युग में भू राजस्व का दर क्या था? उपज का छठा भाग, मीन्स 1/6 था। 1/6। आंसर क्या बनेगा आपका? बी। ये प्रश्न बीपीएससी 2019 में भी पूछा था। 2019 के बीपीएससी में भी पूछ लिया था, तो और पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको गुप्त काल तो पूरा टिप्स पे याद होना चाहिए। सारे देख रहे हो, बीपीएससी, यूपीपीसीएस। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? यह था गुप्त काल का। गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? यह था गुप्त वंश। गुप्त वंश। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में। चंद्र की स्मृति में। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक के नायक कौन है? मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया, उसके नायक कौन है? अग्निमित्र। अग्निमित्र। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मालविका अग्निमित्रम, ये किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ये होता है प्रयाग के अभिलेख से। मीन्स इलाहाबाद में जो अभिलेख है, ये प्रयागराज में जो अभिलेख है, वहाँ से समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का मीन्स प्राप्त चलता है। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? निम्नलिखित में से किस काल में स्त्री और पुरुष दोनों में बराबर समझा जाता था? गुप्त काल में। गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? यह था गुप्त। गुप्त क्या हुआ? गुप्त काल हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, पर हुनों को उसने हरा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? इसमें से 3 क्या है कालिदास ने लिखा है? तो वह है मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो उर्वशी। कालिदास के द्वारा लिखा गया, जबकि जानकी हरण नहीं लिखा गया। इस तीनों बुक को फिर से रिपीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम। फिर से मैं बोलता हूँ, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशी और अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। ये तीनों याद कर लो और कमेंट बॉक्स में बिना देखे हुए लिखो, ताकि लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अजंता गुफाओं की जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? धार में, मीन्स बाग में। गुप्त काल ने डैश अवधि में शासन किया? गुप्त काल ने 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। 319 से लेकर, देखो ऑप्शन में 540 नहीं लिखा गया है, नहीं तो 319 से 540 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है ना। तो 500 लिखा है तो उसी पे टिक करेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा यहाँ पे। बाल विवाह का प्रथा कब प्रारंभ हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल में ही बाल विवाह का प्रारंभ हुआ। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने का सर्वाधिक सिक्का जारी किया गया। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यह अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया, यह पहला ग्रंथ था जिसको यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेट किया गया, अनुवादित किया गया। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। इसको अंत कब किया गया? मीन्स ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था 1928 में, उसी टाइम इसको अंत कर दिया गया मीन्स राजा राम मोहन राय के द्वारा। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम लगाइए। गुप्त शासक में कौन सा शासक पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, उसके रिगार्डिंग आपको लगाना है। तो पहले कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। एक लाइन से ही है, फिर से रिपीट कर लो। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का उपाधि प्राप्त था। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? ये कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना मीन्स भरतपुर से। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। आगे कथन और दो कथन दिया गया है, ए और आर। इसमें आपको बताना होता है कि कौन सही है और कौन सा गलत है। तो प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युत सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये भी सही है। पर ये एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर, रिलेटेड नहीं है, इसलिए क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित? पतन मीन्स जो पोर्ट होता है, बंदरगाह होता है, उससे होता है। तो ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? अभी हम पढ़े थे कि सोने का सिक्का जो होगा उसको दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, रूपक। ऑप्शन नंबर ए। आगे दिया गया है कि यहाँ पे ऑप्शन मीन्स सुमेलित करना है, व्यक्ति के नाम दिए गए और वो किस से मीन्स किस में उनको मीन्स महारत हासिल था, वो यहाँ आपको मिलाना है। तो विशाखा दत्त किस में प्रसिद्ध थे? विशाखा दत्त थे नाटक से। विशाखा दत्त किससे थे? नाटक से थे। 12 मिहिर थे खगोल विज्ञान से। 12 मिहिर खगोल विज्ञान से। चरक थे चिकित्सक से कौन थे? चरक। और ब्रह्मगुप्त थे गणित से। ब्रह्मगुप्त गणित से। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। उज्जैन। ऑप्शन क्या होगा? सी। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृतियों में से होता है? तो वो कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग में हुआ? गुप्त युग में। गुप्त युग में। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? गुप्त वंश के पतन का कारण कौन सा नहीं था? तो स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, ये सही है, ये भी कारण था। हुनों का आक्रमण, ये बुरी तरह से प्रभावित किया था। प्रांतीय शासकों में विद्रोह, ये 3 कारण थे। जबकि सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत है। हमारा आंसर यहाँ पे डी ही होगा। पर इस प्रश्न को फिर से ऐसे समझो कि गुप्त वंश के पतन का क्या कारण था? स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुनों का आक्रमण और प्रांतीय शासकों में विद्रोह, ये सब गुप्त वंश के पतन का मेन कारण था। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया था? मीन्स आपको अगर ये थोड़ा भी आइडिया होगा कि वीणा बजाना किसको आता था, तो आसानी से आप टिक कर पाओगे। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। वो प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? पृथक मतलब होता है अलग विषय के रूप में, गणित को एक अलग विषय के रूप में प्रकाशित किया, वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? चिकित्सा से। चिकित्सा से। आंसर होगा सी। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का रामगुप्त ने किया था। रामगुप्त। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे सुमेलित करना है, शासक दिया गया है और उसका अभिलेख। समुद्रगुप्त का अभिलेख प्रयाग प्रस्ती। चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लोह स्तंभ अभिलेख। स्कंदगुप्त भित्री स्तंभ लेख। और बुधगुप्त का पहाड़पुर ताम्रपात्र। पहाड़पुर ताम्रपात्र। यह मुद्रा के प्रकार है और वहाँ पे शासक है जो किसके द्वारा ये मीन्स बनाया गया। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम का था। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम का। वीणा वादक प्रकार जिसपे वीणा बजाता हुआ था समुद्रगुप्त ने स्टार्ट किया था।
चक्र विक्रम प्रकार ये चंद्रगुप्त द्वितीय का था, और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम का था। कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम का था। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, वीणा वादक प्रकार समुद्रगुप्त का था। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे दिया गया शासक और इसकी उपाधि, आपको चारों याद करना पड़ जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज का उपाधि मिला था। ये पहले शासक थे जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त को मिला था अश्वमेघ पराक्रम, समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रम का। चंद्रगुप्त प्रथम को मिला था परम भागवत या और कौन सा था, विक्रमादित्य का उपाधि मिला था चंद्रगुप्त द्वितीय को, और परम भागवत भी कहा जाता था। स्कंदगुप्त को सक्रोपम का उपाधि मिला हुआ था। आगे शासक दिया गया और उसकी पत्नी है, आपको सुमेलित करना है यहाँ पे। चंद्रगुप्त प्रथम की थी कुमार देवी लिच्छवी, रामगुप्त का ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी, और रुद्रसेन का प्रभावती गुप्त। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रुद्रसेन वाला प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पंथ में स्थित 12 राज्य पर धर्म विजय किया? 12 राज्य पर धर्म विजय समुद्रगुप्त ने। स्वराज छौता मीन सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला का उपाधि किसे प्राप्त हुआ? समुद्रगुप्त को। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलित किया, मीन्स पूरी तरह से खत्म कर दिया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य मैं कह रहा था। आगे प्रश्न है रचनाकार और उसकी रचना दिया गया है, आपको यहाँ पे सुमेलित कर। आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टीय। धन्वंतरी का नवीनतम, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, और 12 मिहिर पंच सिद्धांतक। नवीनीकृतम जो है ये चिकित्सा से संबंधित है, रखना चिकित्सा से संबंधित है। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के स्वराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी मरम्मत किसने करवाई थी? दूसरा मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाया, स्कंदगुप्त। यहाँ पे ये याद रखो बस कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। आगे प्रशासकीय विभाजन और उसके प्रशासक, आपको यहाँ पे भी सुमेलित करना है। तो भुक्ति मीन्स प्रांत का प्रशासक को विषयपति कहा जाता था। प्रांत के जो शासक थे प्रशासक, उसको विषयपति कहा जाता था। जिला का जो हेड उसको उपरिका कहा जाता था, उपरिक। नगर के हेड को ग्रामिक, और ग्राम के हेड को नगरपति। ग्राम के हेड को नगरपति और नगर के हेड को ग्रामिक। ऐसे आपको, यहाँ पे मैं सिर्फ उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा ही हो गया, फिर से इसको मिला लेते हैं। भुक्ति मीन्स प्रांत का उपरिक, भुक्ति का उपरिक। विषय का विषयपति, नाम से क्लियर लग रहा था, विषय का विषयपति, नगर का नगरपति और ग्राम का ग्रामिक। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही था। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मीन्स एक इसमें से गलत है। महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष था, ये गलत है। अश्वपति नाम से क्लियर है, घोड़े का होगा, ठीक है ना, वैसे ये गलत है। सही क्या से भैया आपको पढ़ना है। महासिंधी विग्रहिक ये युद्ध और शांति का मंत्री था। महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी था। आगे सुमेलित करना है कि कौन सी भूमि को क्या कहा जाता था। आसान सा प्रश्न है। क्षेत्र भूमि ये होता था कृषि योग्य भूमि। क्षेत्र भूमि मीन्स कृषि योग्य भूमि। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि। वास्तु भूमि जैसे वास्तु शास्त्र होता है तो घर बनाया जाता है उससे, तो निवास योग्य भूमि। अपरहत भूमि मीन्स जंगली भूमि। अपरहत भूमि मीन्स जंगली भूमि। खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि मीन्स रिजर्ट जिसको कहते हैं, जहाँ पे खेती नहीं होगा उसको खिल भूमि कहा जाता था। आगे है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? तो प्रयाग प्रशस्ति रवि कृति ये गलत है, जबकि किरातुर्जनियम भारवी सही है। दशा कुमार रचित दंडिन और मिर्छकटिकम शूद्रक ये क्या है? सही है। आगे 85 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपको इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भृतहरि मेघदूतम ये गलत है, जबकि बांगभट्ट अष्टांग हृदय लिखा, कामदक नीतिसार लिखा और विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस लिखा। इसको फिर से रिपीट कर लो। वांगभट्ट ने अष्टांग हृदय, कामदंड नीतिसार और विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा। आगे आपको फिर से सुमेलित करना है
मीन्स कौन सा लोग को क्या कहा जाता था, यहाँ पे आपको मिलाना है, ठीक ना। तो श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का अर्थ क्या होता था, साहूकार, साहूकार। सार्थवाह मीन्स व्यापारी को। कुलिक कहा जाता था कारीगर को, कुलिक शिल्पकार या कारीगर को। और कायस्थ लेखक को, कायस्थ लेखक को। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही है। मिहिर कुल का संबंध किससे है, हून से। मिहिर कुल का संबंध हूनों से है। कन्नौज को सर्वप्रथम महानता प्रदान करने वाला था, कन्नौज को सर्वप्रथम महानता प्राप्त करने वाला था मोखरी, मोखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जंग नहीं लगता उसमें, उसकी जंग रोधक क्षमता। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। आंसर अपना बनेगा यहाँ पे बाघ गुफा। इसको ऐसे समझो, बाघ गुफा में और अजंता की गुफाओं में गुप्त काल का चित्रकला देखने को हमको मिलता है, ठीक ना। पुंड्रवर्धन भुक्ति मीन्स प्रांत अवस्थित था। पुंड्रवर्धन प्रांत जो था वो कहाँ स्थित था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर बंगाल में, उत्तर बंगाल में मीन्स पश्चिम बंगाल के उत्तर साइड में, ऊपरी साइड में, सिक्किम के साइड। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन सा था, ये थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ऑप्शन होगा बी। तो टोटल 93 प्रश्न मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा और आपके एग्जाम में ये हेल्प करे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पसंद ना आया हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।